हम सब अपनी जिंदगी में अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। कहीं वर्क प्लेस में रिस्पेक्ट की, कहीं रिश्तों में समझ की, कहीं सोसाइटी में अपनी जगह बनाने की, और कहीं खुद को साबित करने की। लेकिन एक सच हर इंसान भूल जाता है, दुनिया सीधी नहीं है। दुनिया वैसी नहीं चलती जैसी हम सोचते हैं। यहां सिर्फ मेहनत काफी नहीं, यहां सिर्फ ऑनेस्टी काफी नहीं, यहां सिर्फ गुडनेस काफी नहीं। यहां दुनिया चलती है साइकोलॉजी से, परसेप्शन से और पावर के उन हिडन रूल्स से जिन्हें बहुत कम लोग समझते हैं। यही वजह है कि जिनके पास टैलेंट होता है वे कभी कभी पीछे रह जाते हैं, और जिनके पास स्ट्रैटेजी होती है वे चुपचाप आगे निकल जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर इसी दुनिया का दरवाजा खोलती है। ये किताब आपको सिखाती है कि इंसान कैसे सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है, कहां इनसिक्योर होता है, कब डेंजरस बन जाता है और कब आपको धोखा दे सकता है। ये किताब बताती है कि ताकत सिर्फ मसल्स में नहीं, तर्क में नहीं, और ना ही सिर्फ इंटेलिजेंस में। ताकत सबसे ज्यादा होती है ह्यूमन बिहेवियर को समझने की क्षमता में। जब आप इन लॉज को समझ लेते हो तो आप लोगों को पढ़ना सीख जाते हो, उनकी चाल समझना सीख जाते हो, और अपनी एनर्जी कहां लगानी है और कहां नहीं, ये भी। इस वीडियो में हम इस किताब के पहले 10 गहरे, तेज और जीवन दल देने वाले लॉज को समझेंगे। ऐसे लॉज जो आपको हर जगह एडवांटेज देंगे, करियर में, रिलेशनशिप में, नेगोशिएशन में और लाइफ के हर सटल इंटरैक्शन में। ध्यान रखना, ये रूल्स अच्छे या बुरे नहीं होते, ये न्यूट्रल होते हैं। इनका इस्तेमाल किस तरह होगा वो आपके इंटेंशन और अवेयरनेस पर निर्भर करता है। और हां, अगर आप ऐसी ही गहरी, सिनेमैटिक, मनोविज्ञान से भरी किताबों से खुद को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो ऑडियो बुक 177 को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहां कंटेंट सिर्फ सुना नहीं जाता, ये दिमाग में उतर कर आपको बदल देता है। अब शुरू करते हैं 48 लॉज ऑफ पावर, पार्ट 1, चैप्टर 1, लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। पावर की दुनिया का सबसे पहला कानून जितना सरल दिखता है उतना ही खतरनाक है। कभी भी अपने मास्टर से ज्यादा चमकने की गलती मत करना। असल दुनिया सिर्फ टैलेंट पर नहीं, ईगो पर चलती है। और ईगो ऐसी चीज है जो राजा हो या नेता, बॉस हो या सीनियर, किसी को भी इनसिक्योरिटी में डाल सकती है। अगर तुम किसी पावरफुल इंसान के नीचे काम कर रहे हो और अचानक तुम उससे ज्यादा कैपेबल, ज्यादा पॉपुलर या ज्यादा ब्रिलियंट दिखने लगो तो वो तुम्हें रिवॉर्ड करने के बजाय तुम्हें थ्रेट समझने लगेगा। जिस दिन किसी पावरफुल व्यक्ति को लगे कि तुम उसकी जगह ले सकते हो, उसी दिन से उसका पूरा व्यवहार बदल जाता है। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन इतिहास का एक दर्दनाक उदाहरण देते हैं। फ्रांस के राजा लुइस 14 के दरबार का। उनका फाइनेंस मिनिस्टर निकोलस फूक्वेट बेहद टैलेंटेड था, कैरिज्मेटिक था और सबका पसंदीदा भी। लेकिन फूक्वेट की एक बड़ी गलती थी, वो बहुत ज्यादा चमकता था। उसने एक भव्य समारोह आयोजित किया जिसमें उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़कर दिखी कि लोग उसे राजा के बराबर देखने लगे। फूक्वेट को लगा कि वो राजा को इम्प्रेस कर रहा है, लेकिन लुइस 14 ने इस चमक को अपना अपमान समझा। नतीजा, फूक्वेट को तुरंत गिरफ्तार किया गया, ट्रायल हुआ और बाकी जिंदगी जेल में बितानी पड़ी। इतिहास साफ कहता है, पावरफुल लोग अप्रिशिएट नहीं करते जब उनसे नीचे का कोई व्यक्ति उनसे ज्यादा तेज दिखाई दे। आज की मॉडर्न लाइफ में भी यही साइकोलॉजी चलती है। ऑफिस में अगर तुम अपने बॉस से ज्यादा कॉम्पिटेंट, ज्यादा लाइक्ड या ज्यादा विजिबल हो जाओ तो अक्सर वो तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा, वो अपने पोजीशन के लिए डरने लगेगा। ऐसी स्थिति में स्मार्ट आदमी अपनी ब्रिलियंस को बंद नहीं करता, लेकिन उसे कंट्रोल्ड और स्ट्रैटेजिक तरीके से दिखाता है। ग्रीन कहते हैं कि अपने मास्टर को फील कराओ कि तुम उनकी वजह से ग्रो कर रहे हो, उनकी वजह से चमक रहे हो और उनसे ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहे। जब मास्टर खुद को सिक्योर फील करता है तभी वो तुम्हें उठाता है।
इनसिक्योरिटी पैदा होने पर वही व्यक्ति तुम्हारा सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाता है। इस कानून का असली सार यही है कि दुनिया मेरिट पर नहीं, परसेप्शन पर चलती है। टैलेंट दिखाओ, हाँ, लेकिन इतना नहीं कि सामने वाला अपने आप को छोटा फील कर ले। अपनी प्रोग्रेस को ऐसे दिखाओ कि सामने वाले की ईगो सुरक्षित रहे। यही स्ट्रैटेजी लंबे समय में तुम्हें क्वाइटली पावर के असली सेंटर के करीब ले जाती है। चैप्टर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। हम अक्सर मान लेते हैं कि दोस्ती जितनी गहरी होगी उतना ही सहारा मजबूत होगा, लेकिन ये वही जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा चोट खाते हैं। दोस्त दिल से चलते हैं और दिल की हालत हर दिन बदलती है। आज वे आपकी सफलता पर खुश दिखेंगे, कल उसी सफलता से जल भी सकते हैं, क्योंकि दोस्त ने आपको नीची हालत से ऊपर उठते देखा होता है। ये बराबरी की भावना धीरे धीरे तुलना में और तुलना जलन में बदल जाती है। इसलिए कई बार दोस्त आपको वही चोट पहुंचाते हैं जहां आप सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं। इसके उलट दुश्मन आपकी ताकत से शुरुआत से ही वाकिफ होता है। वो आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करता। अगर आप एक दुश्मन को हराकर अपने साथ खड़ा करते हो तो वो आपको साबित करने की कोशिश करता है कि उसने बदलना सीखा है। उसे ये पता होता है कि एक गलती उसे हमेशा के लिए बाहर कर सकती है। इसलिए कई बार वही दुश्मन किसी दोस्त से ज्यादा वफादार सिद्ध होता है, क्योंकि दोस्त को वफादारी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन दुश्मन को हर पल अपना भरोसा कमाना पड़ता है। इस नियम का उद्देश्य ये नहीं कि दोस्ती से डर जाओ, बल्कि ये कि दोस्ती को रणनीति के साथ न मिलाओ। काम वहां दो जहां योग्यता हो, सिर्फ नजदीकी नहीं। दिल रिश्ते बनाए, दिमाग जिम्मेदारी बांटे। दोस्त को दोस्त बने रहने दो और काम में वही लोग शामिल करो जो कुशल है, स्थिर है और तुम्हारी प्रगति में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। और हां, अगर किसी इंसान की जिंदगी में कोई विरोधी नहीं होता तो उसका दिमाग धीमा पड़ जाता है। विरोध हमें तेज बनाता है, केंद्रित करता है और सतर्क रखता है। एक दुश्मन कभी कभी आपको आपके दोस्त से ज्यादा सच दिखाता है, क्योंकि वो आपकी कमजोरी को साफ देखता है और उसे इस्तेमाल भी करता है। वही वीकनेस अगर आप पहचान लो तो आप अजेय बन जाते हो। इस कानून की गहराई यह है कि आपकी असली ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने आसपास के लोगों को कितनी स्पष्ट नजर से देखते हैं। कौन आपका साथ निभाएगा, कौन आपकी जगह चाहेगा, कौन आपकी प्रगति से खुश है और कौन आपकी प्रगति से परेशान, ये समझना ही शक्ति की शुरुआत है। अब बताओ, इस चैप्टर ने तुम्हें दोस्ती और दुश्मनी के बारे में सबसे बड़ा कौन सा सच समझाया? कमेंट करके बताओ। चैप्टर 3, कंसील योर इंटेंशंस। हमारी दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग सच सुनना चाहते हैं। असल में लोग बस वही सच सुनना चाहते हैं जो उन्हें आराम दे, और यहीं पर यह नियम पैदा होता है। कभी भी अपने असली इरादे किसी के सामने मत खोलो, क्योंकि इंसान आपकी बातें नहीं समझते, वे आपकी बातों के पीछे छिपे खतरे समझते हैं। अगर उन्हें लगे कि आपकी योजना उनसे आगे निकल सकती है तो वे रोकने लगेंगे। अगर उन्हें लगे कि आप किसी ऐसी दिशा में जा रहे हो जहां वे नहीं पहुंच सकते तो वे आपको गिराने का रास्ता ढूंढेंगे। इसलिए अपनी असली मंजिल को छिपाना एक ढाल नहीं, बल्कि एक रणनीति है। ये दुनिया एक सिंपल सिद्धांत पर चलती है। लोग एक समय में सिर्फ एक ही कहानी समझते हैं। आप उन्हें कुछ और दिखाओ और खुद कुछ और करते रहो, वे कभी अनुमान नहीं लगा पाएंगे। यही कारण है कि इतिहास के लगभग हर महान व्यक्ति ने अपने असली कदमों के ऊपर धुआं पर्दा रखा, क्योंकि इंसान वही देखते हैं जो सामने चमक रहा हो, जो उनके सामने डेलिबरेटली रखा गया हो। लोग आपको तब तक हार्मलेस मानते हैं जब तक आप प्रेडिक्टेबल रहते हैं। जब आप खुलकर बताते रहते हो कि आप क्या सोचते हो, कहां जा रहे हो, क्या प्लान है, लोग आराम महसूस करते हैं। लेकिन उसी वक्त वे आपके ऊपर नजर भी रखते हैं, आपका रास्ता भी पढ़ते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो आपका रास्ता रोक भी देते हैं। लेकिन जब आप उन्हें इंटेंशनली गलत दिशा दिखाते हो, एक नकली टारगेट,
एक नकली इच्छा, एक नकली प्लान, तभी असली खेल शुरू होता है। आप आगे बढ़ते रहते हो और लोग सोचते रहते हैं कि आप वही कर रहे हो जो आपने कहा था। असल में डिसेप्शन का आधार यह है कि इंसान मल्टीटास्क नहीं कर सकता। वो आपकी बातों को सच मान लेता है क्योंकि उसका दिमाग दो रियलिटीज एक साथ नहीं समझता। आप एक हार्मलेस, फ्रेंडली, ओपन व्यक्ति की तरह सामने आते हो और अंदर ही अंदर अपनी असली गेम साइलेंटली खेलते रहते हो। और सबसे गहरी बात, दुनिया धोखा चाहती है। लोगों को इल्यूशंस पसंद है, आसान कहानियां पसंद है, प्रेडिक्टेबल मूव्स पसंद है। अगर आप उनकी इस मनोवृत्ति को समझ लेते हो तो आप किसी भी माहौल में, किसी भी ग्रुप में, किसी भी कंपटीशन में अपनी मर्जी का रास्ता बना सकते हो बिना किसी रेजिस्टेंस के। ये नियम सिर्फ मैनिपुलेशन नहीं, ये सर्वाइवल है। क्योंकि अगर आप अपनी असली मंजिल उजागर कर दोगे तो सबसे पहले उसे रोकने की कोशिश वही लोग करेंगे जो खुद वहां तक नहीं पहुंच सकते। और कई बार अपनी चुप्पी, अपने काम बिहेवियर और अपनी केयरफुली क्राफ्टेड बातें आपको ऐसे मौके दिला देती हैं जो एग्रेसिव ऑनेस्टी कभी नहीं दिला सकती। अब बताओ, क्या तुम्हें भी कभी लगा कि अपनी असली योजना बताने से लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए? कमेंट में लिखो, सीख किसी के काम जरूर आएगी। चैप्टर 4, ऑलवेज से लेस दैन नेसेसरी। शब्दों की दुनिया में ताकत उसी के पास होती है जो कम बोलता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप बोलते हो उतना ज्यादा आप अपने अंदर की कमजोरियां, अपने इरादे और अपनी सीमाएं खोलने लगते हो। लोग आपकी हर बात को पकड़कर उसके अंदर छिपे डर, इनसिक्योरिटी, ईगो और जरूरतें पढ़ लेते हैं बिना आपके समझे। इसलिए शक्ति का असली खेल साइलेंस है और साइलेंस से पैदा होने वाली मिस्ट्री है। जब आप कम बोलते हो, लोग आपके बारे में खुद अनुमान लगाने लगते हैं और ये अनुमान अक्सर आपकी वास्तविकता से कहीं बड़ा, कहीं मजबूत और कहीं खतरनाक होता है। आप जितना कम रिवील करते हो उतना ज्यादा पावरफुल दिखते हो, क्योंकि एक अनजाने व्यक्ति से लोग डरते भी हैं और प्रभावित भी होते हैं। यही कारण है कि इतिहास के सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर्स, नेगोशिएटर्स और इन्फ्लुएंशियल लोग वही थे जो अपनी बातों को नापकर बोलते थे। जितनी जरूरत हो उतना, उससे जरा भी ज्यादा नहीं। सच ये है कि वर्ड्स इंसान का असली कैरेक्टर खोल देते हैं। कोई अनजाने में अपने ईगो को बाहर फेंक देता है, कोई अपनी जेलसी को, कोई अपनी इनसिक्योरिटी को और कोई अपने कमजोर तर्कों को। साइलेंस आपको इन सब झंटों से बचाता है, लेकिन ये सिर्फ बचाव नहीं, ये डोमिनेंस है। साइलेंस आपके आसपास एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता है जिससे दूसरा व्यक्ति बेचैन हो जाता है। वो खुद बोलकर अपनी पोजीशन रिवील कर देता है और आप बिना एक शब्द कहे उसकी कमजोरियां समझ लेते हैं। जितना आप कम बोलते हो उतना आप ज्यादा सुन सकते हो और शक्ति उसी को मिलती है जो ज्यादा ऑब्जर्व करता है, ज्यादा समझता है और कम एक्सपोजर देता है। और सबसे बड़ी बात, कम बोलने का मतलब अनइमोशनल दिखना नहीं है, ये कंट्रोल दिखाना है। ये दिखाना है कि आपकी टंग आपकी स्लेव है, ना कि आप उसकी। कभी ध्यान दिया है, जो लोग बहुत सार्कास्टिक होते हैं या हर बात में शार्प कमेंट देते हैं, लोग उनसे धीरे धीरे दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि वर्ड्स एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते। लेकिन जो लोग अपने शब्दों को तौलकर इस्तेमाल करते हैं, उनकी बातों का असर कई दिनों तक रहता है। इसलिए पावर की साइकोलॉजी कहती है, कम बोलो, गहराई से बोलो और जब जरूरत हो तभी बोलो। बाकी वक्त ऑब्जर्व करो, समझो और अपने साइलेंस से दूसरों को असहज होने दो। अब बताओ, क्या तुम्हें भी कभी लगा कि कम बोलने से तुम ज्यादा पावरफुल लगे हो? कमेंट में लिखो, ये अवेयरनेस कई लोगों की सोच बदलेगी। चैप्टर 5, रेप्यूटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। दुनिया आपकी असली क्षमता नहीं देखती, दुनिया आपकी रेपुटेशन देखती है। आपका नाम, आपकी इमेज, आपकी पहचान, यही वो चीज है जो दरवाजे खोलती है, मौके दिलाती है और लोगों के दिमाग में आपके लिए एक जगह बनाती है। आप कमरे में कदम रखने से पहले ही लोग आपके बारे में राय बना चुके होते हैं।
और ये राय आपके व्यवहार से नहीं, आपकी रेप्यूटेशन से बनती है। यही कारण है कि शक्ति का खेल खेलने वालों के लिए रेप्यूटेशन कोई छोटी चीज नहीं, ये पूरी की पूरी करेंसी है। एक बार सोचो, अगर किसी की रेप्यूटेशन ब्रिलियंट है, ऑनेस्ट है, पावरफुल है या इंटेलिजेंट है, तो लोग उसकी गलतियों को भी ओवरलुक कर देते हैं। लेकिन अगर किसी की रेप्यूटेशन शेकी है, डाउटफुल है या नेगेटिव है, तो वो कितना भी अच्छा काम कर ले, लोग इंस्टेंटली शक करेंगे। रेप्यूटेशन परसेप्शन का सबसे बड़ा वेपन है और परसेप्शन ही इस दुनिया में रियलिटी बन जाता है। सच्चाई यह भी है कि अटैक हमेशा टैलेंट पर नहीं होता, अटैक रेप्यूटेशन पर होता है। क्योंकि टैलेंट पर हमला मुश्किल है, लेकिन रेप्यूटेशन पर डाउट डालना आसान। एक छोटी सी अफवाह, एक छोटा सा रूमर, एक सिंपल डाउट, और लोगों की सोच आपके खिलाफ मुड़ने लगती है बिना किसी प्रूफ के। इसलिए ये लॉ कहता है, अपनी रेप्यूटेशन पर लगातार नजर रखो और अटैक आने से पहले ही उसे रोक दो। इतिहास में अनगिनत लोग टैलेंट से नहीं, रेप्यूटेशन से हारे हैं। उनका काम अच्छा था, पर परसेप्शन खराब था, और परसेप्शन बदला नहीं गया तो डेस्टिनी भी नहीं बदली। इसीलिए स्मार्ट लोग रेप्यूटेशन को सिर्फ बचाते नहीं, वे उसे स्ट्रैटेजिकली शेप करते हैं। वे जानते हैं कि भीड़ वही मानती है जो दिखता है, तो वे अपनी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करते हैं, वीकनेसेस को छिपाते हैं और अपनी इमेज को कॉन्शियसली मैनेज करते हैं। और हां, अगर कोई आपका एनिमी है तो उस पर हमला टैलेंट पर नहीं, रेप्यूटेशन पर करो। डाउट एक ऐसा वायरस है जो एक बार फैल जाए तो खुद ही बड़ा होता जाता है। लोग खुद ही बातें जोड़ते हैं, खुद ही कहानी बनाते हैं, और आपका एनिमी खुद ही फंसने लगता है। लेकिन याद रखना, यह हथियार खेलना तभी है जब आप जाने कि आपका अपना नाम स्पॉटलेस और क्लीन है। रेपुटेशन एक इनविजिबल आर्मोर है। एक बार टूट गया तो हर तीर सीधे दिल पर लगेगा। एक बार मजबूत हो गया तो हर तीर आपसे दूर गिर जाएगा। इसलिए पावर का असली खेल यह है कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो, लोग आपको कैसे देखते हैं, और आपका नाम सुनकर उनके दिमाग में कौन सा इमोशन पैदा होता है। जो अपने नाम पर कंट्रोल रखना सीख जाता है, वो पूरे खेल पर कंट्रोल पा लेता है। अब बताओ, तुम्हारे हिसाब से किसी इंसान की सबसे स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन किस क्वालिटी से बनती है? कमेंट में लिखकर बताओ, दूसरों को भी सोचने में मदद मिलेगी। चैप्टर 6, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज है ध्यान। जिसके पास ध्यान है उसके पास शक्ति है, और जिसका कोई नोटिस ही नहीं लेता, वो चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, भीड़ में गुम हो जाता है। इसलिए ये कानून कहता है, ध्यान आकर्षित करो हर कीमत पर, क्योंकि लोग उसी को याद रखते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, उसी को महत्व देते हैं जो दिखाई देता है, जो अलग है, जो भीड़ से उठकर सामने आता है। मानव मन एक साधारण ट्रूथ पर चलता है, जो चमकता है वही दिखता है, और जो दिखता है वही प्रभाव डालता है। अगर आप शांत, सामान्य, प्रेडिक्टेबल, भीड़ में घुल जाने वाले इंसान हो, तो दुनिया आपको अनदेखा कर देगी। लेकिन अगर आप ऐसा व्यक्ति बन जाते हो जिसकी एंट्री ही हवा का रुख बदल दे, जिसका स्टाइल थोड़ा अनोखा हो, जिसकी एनर्जी रूम को हिला दे, तो लोग खुद आपके बारे में बातें करने लगते हैं। विचार करो, इतिहास के हर इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति ने अपना एक सिग्नेचर बनाया। किसी ने मिस्टीरियस साइलेंस, किसी ने बोल्ड स्कैंडल्स, किसी ने अनयूजुअल ड्रेसिंग, किसी ने अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। क्योंकि इंसान प्रेडिक्टेबल चीजों को इग्नोर कर देता है और अनप्रेडिक्टेबल चीजों को याद रखता है। ये लॉ ये नहीं कहता कि आप ड्रामा करो, ये कहता है कि अपनी प्रेजेंस को इंटेंशनल बनाओ। आपके बोलने का तरीका, आपका मुस्कुराना, आपकी वॉक, आपकी ड्रेस, आपका डिसीजन मेकिंग, सब कुछ आपको क्राउड से अलग दिखाए। आप जिस जगह खड़े हो वहां आपकी एनर्जी महसूस हो। ध्यान का साइकोलॉजी सिंपल है। अगर लोग आपको समझ नहीं पाते तो वे आपको समझने की कोशिश करते हैं, और जितनी कोशिश करते हैं उतना ध्यान आपके ऊपर जाता है। इसलिए थोड़ा रहस्यमयी बनो,
थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बनो और थोड़ी ऐसी वाइब्स रखो जिससे लोग आपको डीकोड ही न कर पाए। सबसे बड़े लीडर्स ने हमेशा यही स्ट्रैटेजी अपनाई है। भीड़ के बीच में भी एक अनकही दूरी, एक अनजाना अंदाज, एक सटल करिश्मा। और हां, अगर चॉइस हो इग्नोर होने और क्रिटिसाइज होने में, तो क्रिटिसाइज होना बेहतर है। दुनिया में सबसे दर्दनाक चीज गालियां नहीं है, भूल जाना है। जो लोग आपको डिस्कस करते हैं वे इनडायरेक्टली आपकी पावर को बढ़ाते हैं। अपनी इमेज पर काम करो, अपनी पर्सनालिटी को स्कल्प्ट करो, अपने नाम को एक ब्रांड की तरह ट्रीट करो, क्योंकि जब आपका नाम ही अटेंशन खींचने लगे तब आपको पावर पाने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अब बताओ, क्या तुमने कभी नोटिस किया कि जिन लोगों में मिस्ट्री या बोल्डनेस होती है वही सबसे ज्यादा याद रखे जाते हैं? कमेंट में अपनी राय लिखो, बाकी लोग भी रिलेट करेंगे। सीख लिया, वही ऊपर उठता है। सोचो, एक राजा खुद खेत नहीं जोतता, लेकिन राज्य उसी के नाम से चलता है। सीईओ खुद मशीनें नहीं चलाता, लेकिन कंपनी का नाम उसी पर लिखा होता है। आर्किटेक्ट खुद ब्रिक्स नहीं लगाता, लेकिन पूरी बिल्डिंग का क्रेडिट उसी को मिलता है। यही पावर का नियम कहता है, अपने दिमाग को लीडर की तरह इस्तेमाल करो, वर्कर की तरह नहीं। दूसरों की स्किल, दूसरे की एक्सपर्टीज, दूसरे की मेहनत, अगर उन्हें सही डायरेक्शन मिले तो आपका विजन बहुत तेजी से पूरा होता है। काम छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, सही लोगों को दो और खुद प्लान और एग्जीक्यूशन के आर्किटेक्चर बन जाओ। जब स्ट्रक्चर आपका होगा तो क्रेडिट भी आपका ही होगा। और यहां बड़ी बात यह है, मेहनत करने वाले लोग खुद ही खुशी खुशी काम करते चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें वर्क का सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन दुनिया में नाम कमाने वाले लोग वही होते हैं जो गेम को ऊपर से ऑपरेट करना जानते हैं। इतिहास भर में हर महान व्यक्ति, राजा, नेता, लेखक, कलाकार किसी न किसी टीम की शक्ति का इस्तेमाल करता आया है। इस कानून का दूसरा पहलू और गहरा है। दूसरे लोग आपकी जगह मेहनत करते हुए आपको बड़ा और भी ज्यादा कैपेबल दिखाते हैं। लोग बोलते हैं, ये इंसान कितना काम संभाल लेता है, जबकि सच्चाई यह है कि वो सब काम अकेला नहीं कर रहा, वो बस स्किलफुली रिसोर्स को मैनेज कर रहा है। नेपोलियन से लेकर स्टीव जॉब्स तक हर सफल व्यक्ति ने अपने आसपास ऐसे लोग रखे जो एग्जीक्यूशन में स्ट्रांग थे। उन्होंने खुद डायरेक्शन दिया, आइडिया दिया, फ्रेमवर्क दिया और बाकी सब लोगों ने उस आइडिया को असल में बदल दिया। लेकिन जब अपलॉज का समय आया, नाम उन्हीं का आया जिनके दिमाग में विजन था। और ये गलत नहीं है, क्योंकि सोचने वाला हमेशा 2 कदम आगे होता है। वर्कर एक काम करता है, लीडर्स को काम करवाता है। इसलिए इस कानून का सार ये है, ज्यादा मेहनत नहीं, ज्यादा बुद्धिमानी दिखाओ। अपने नेटवर्क, अपनी टीम, अपनी रिलेशनशिप्स का सही इस्तेमाल करो। सिस्टम बनाओ जिसमें लोग नेचुरली आपके प्लान का हिस्सा बन जाए। इतिहास कहता है, ग्रेट माइंड्स अचीव मोर बाय डेलीगेशन दैन बाय लेबर। अब तुम बताओ, क्या तुम लाइफ में ज्यादा मेहनत करते हो या ज्यादा स्ट्रैटेजी? कमेंट में लिखकर बताओ कि इस लॉ को अपने जीवन में कहां लागू कर सकते हो। चैप्टर 8, मेक अदर पीपल कम टू यू इवन इफ यू हैव टू यूज बेट। हम सब जानते हैं, जो सामने से दौड़कर मिलने आता है वही नेगोशिएशन में कमजोर दिखता है, और जो आराम से बैठा रहता है, जिसके पास लोग खुद पहुंचते हैं, उसी के हाथ में असली ताकत होती है। यही इस लॉ का मूल है। जिसे तुम कंट्रोल करना चाहते हो उसे अपनी ओर आने दो। पावर की दुनिया में इनिशिएटिव बहुत बड़ा हथियार है। जो पहले मूव करता है वही ज्यादा खुल जाता है। उसके इमोशन, उसकी जरूरतें, उसका डेस्परेशन सब दिखने लगता है। लेकिन जो इंतजार करता है, जो अपनी जगह पर स्थिर रहता है, वो हवा पानी की तरह अपने फेवर में माहौल बना लेता है। सोचो, बाज शिकार के पीछे नहीं भागता, वो ऊंचाई पर बैठता है, शांत, स्थिर, कैलकुलेशन में लगा हुआ। और जब शिकार खुद उसकी रेंज में आता है, वो अटैक करता है। यही पावर का असली तरीका है। मूव तब करो
जब दूसरा पहले तुम्हारी तरफ झुके। नेगोशिएशन हो, रिलेशनशिप हो, बिजनेस डील हो या लाइफ का कोई भी पावर डायनामिक, जो अपनी जगह पर मजबूत खड़ा रहता है, जिसकी प्रेजेंस में दूसरों को चलकर आना पड़ता है, वही ज्यादा सम्मान पाता है। क्योंकि आदमी जब किसी के दरवाजे तक खुद जाता है तो उसके मन में एक सटल बिलीफ बनता है कि इसकी वैल्यू मुझसे ज्यादा है, और वैल्यू ही तो पावर है। अब ये रूल सिर्फ इंतजार करने की बात नहीं करता, कभी कभी तुम्हें बेट भी डालना पड़ता है। ऐसा ऑफर, ऐसा अपॉर्चुनिटी या ऐसी वाइब जिसे देखकर दूसरे खुद तुम्हारे पास आए। ये बेट किसी को फंसाने की साजिश नहीं, ये साइकोलॉजी है कि लोग उन चीजों की तरफ दौड़ते हैं जो उन्हें मिलने वाली लगती है लेकिन पूरी नहीं मिलती। किंग, लीडर, मेंटोर, इन्फ्लुएंसर, बिजनेसमैन, जिसे भी पावर चाहिए उसे अपनी टेरिटरी बनानी होती है, अपनी जगह, अपने टर्म्स, अपना माहौल। क्योंकि जब लोग तुम्हारे कोर्ट में आते हैं, आप रूल्स सेट करते हो। यही कारण है कि सबसे ताकतवर लोग रेयरली बाहर जाकर रिक्वेस्ट करते हैं। वो अपने स्पेस को इतना मैग्नेटिक बना देते हैं कि लोग खुद उनके पास आए। और जब कोई तुम्हारी शर्तों पर तुम्हारी जगह आता है, तुम्हें जीतने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस लॉ का एसेंस है, अगर तुम दूसरों के पास जाओगे तो तुम फॉलोअर लगोगे, अगर तुम उन्हें अपने पास आने दोगे तो तुम लीडर बन जाओगे। अब बताओ, तुमने अपनी लाइफ में कहां देखा है कि दूसरों को अपनी ओर आने देने से रिजल्ट बदल गया? कमेंट में लिखो, मैं पढ़ रहा हूं। चैप्टर 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। ताकत शब्दों में नहीं होती, ताकत उस असर में होती है जो तुम्हारे काम लोगों पर छोड़ते हैं, और यही इस कानून का दिल है। बहस मत करो, दिखाओ। मानव मन की एक सच्चाई है, कोई भी इंसान कभी भी आर्ग्यूमेंट से वास्तव में नहीं बदलता। बहस में जीतने वाला अक्सर खुद को महान समझता है, लेकिन सुनने वाला मन ही मन चिढ़ जाता है, ईगो जाग जाती है, और सामने वाला तुम्हें गलत साबित करने के लिए दुगनी कोशिश करता है। इसके उलट, जब तुम बिना कुछ बोले कोई काम कर देते हो, लोग चुपचाप स्वीकार करने लगते हैं कि तुम वो काम कर सकते हो, और शायद वे नहीं कर सकते। एक्शंस ईगो को बाईपास करते हैं, और यही उन्हें इतना शक्तिशाली बनाता है। सोचो, अगर कोई कहता रहे कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं, तो सुनने वाले के मन में सवाल उठते हैं। लेकिन अगर कोई हर दिन सुबह 5 बजे उठता है, वर्कआउट करता है, काम करता है, तो वो बिना बोले रिस्पेक्ट हासिल कर लेता है। इसीलिए दुनिया के सभी महान नेता, इनोवेटर्स और वॉरियर्स ने ये समझा। साबित करो, समझाओ मत। बहस केवल नॉइज बनाती है, एक्शन क्लैरिटी लाता है। बहस टेम्पररी जीत देती है, एक्शन परमानेंट इंप्रेशन छोड़ता है। बहस किसी को कन्विंस नहीं करती, एक्शन किसी को इंस्पायर कर देता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो बोलते रहते हैं कि वे क्या करेंगे, और दूसरे जो चुपचाप वही काम कर डालते हैं। और हमेशा याद रखना, लोग दूसरे प्रकार के लोगों को फॉलो करते हैं। इस कानून में छुपी स्ट्रैटेजी बड़ी सटल है। जब तुम आर्ग्यूमेंट करते हो, तुम बराबरी पर खड़े होते हो। जब तुम एक्शन करते हो, तुम ऊंचाई पर खड़े होते हो। और ऊंचाई पर खड़ा इंसान डिबेट नहीं करता, वो डायरेक्शन देता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोगों को आर्ग्यूमेंट से समझाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि उनके बिलीफ, इनसिक्योरिटी, ईगो, बैकग्राउंड सब अलग होते हैं। लेकिन एक्शन ऐसी भाषा है जिसे हर कोई समझता है, चाहे वो तुम्हारी कल्चर का हो या नहीं, चाहे वो तुमसे सहमत हो या नहीं। एक्शन में मैजिक है, ये दूसरों के दिमाग में रेजिस्टेंस पैदा नहीं करता, ये बस क्वाइटली इंपैक्ट छोड़ देता है। इसलिए पावर का ये कानून कहता है, वर्ड्स नहीं, रिजल्ट्स बोलने दो। बहस से नहीं, एग्जाम्पल से जीत हासिल करो। अब मुझे बताओ, क्या तुमने कभी किसी को आर्ग्यूमेंट से कॉन्विंस करने की कोशिश की है और वो उल्टा पड़ गया? कमेंट में शेयर करो, ये लॉ आपके लाइफ में कहां फिट बैठता है। चैप्टर 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड द अनलकी। कुछ लोग अपनी जिंदगी में चाहे
जितनी भी कोशिश कर लें, मुसीबतें, दुख, शिकायतें और बदकिस्मती उनके आसपास ऐसे घूमती रहती है जैसे छाया शरीर से नहीं छूटती। और पावर की दुनिया में ये समझ लेना बेहद जरूरी है कि भावनाएं और ऊर्जा सबसे तेजी से फैलने वाली बीमारियां हैं। ये कानून कहता है, अनहैप्पी और अनलकी लोगों से दूर रहो, नहीं तो उनकी किस्मत और उनका केओस तुम्हारी लाइफ को भी खा जाएगा। ये बात कठोर लग सकती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि कुछ लोगों के साथ रहना, उनकी मदद करना या उन्हें चेंज करने की कोशिश करना लंबे समय में तुम्हें नीचे खींच सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों की एक खास पहचान होती है। वे हर सिचुएशन में प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं, हर बात में नेगेटिविटी देख लेते हैं, हर अवसर को डेंजर समझते हैं और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी उसी तरह सोचने लगता है। मानव दिमाग एक स्पंज की तरह है। अगर तुम पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस लोगों के साथ रहो तो तुम्हारी सोच भी एक्सपैंडिंग हो जाती है। लेकिन अगर तुम दुख, फियर, एंगर या जेलसी से भरे लोगों के साथ रहो तो वो सब चुपचाप तुम्हारी बिहेवियर में उतरने लगता है। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी बड़े नेता हुए, उन्होंने अपने इनर सर्कल को बेहद सावधानी से चुना, क्योंकि एक गलत एनर्जी वाला इंसान पूरी स्ट्रैटेजी तोड़ सकता है, पूरी टीम को इन्फेक्ट कर सकता है और तुम्हारी प्रोग्रेस रोक सकता है। अनहैप्पी या अनलकी लोग सिर्फ दुख में नहीं होते, वे दुख फैलाते हैं। वे अपने अंदर के एम्प्टीनेस को दूसरों की लाइफ में भी भर देते हैं। वे तुम्हारी एम्बिशन को क्वेश्चन करेंगे, तुम्हारे ड्रीम्स का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें गिल्ट फील कराएंगे कि तुम आगे क्यों बढ़ रहे हो और वे क्यों नहीं। और अगर तुमने ऐसे लोगों को अपने करीब रखा तो धीरे धीरे तुम्हारी स्पीड, क्लैरिटी और एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि नेगेटिविटी एक वायरस की तरह है, उसे फैलने के लिए बस थोड़ी सी जगह चाहिए। ये कानून क्रूएल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि लाइफ में हर कोई तुम्हारी जर्नी का हिस्सा नहीं बन सकता, हर कोई तुम्हें ऊपर नहीं ले जा सकता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें ड्रेन कर देंगे, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी शांति, सब। इसका मतलब ये नहीं कि कभी किसी की मदद मत करो। मदद करो बट डिस्टेंस के साथ, दिल रखो लेकिन सीमा के साथ, कंपैशन दिखाओ लेकिन खुद को बर्बाद मत करो। अंत में यह कानून एक बहुत सरल सच्चाई बताता है, रॉन्ग पीपल आपकी किस्मत खराब कर सकते हैं और राइट पीपल आपकी तकदीर बदल सकते हैं। अब तुम बताओ, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने तुम्हारी एनर्जी को लगातार ड्रेन किया? कमेंट में लिखकर शेयर करो, ताकि तुम खुद भी पहचान सको कि कहां बाउंड्रीज बनानी है। कभी कभी जिंदगी में ताकत का मतलब जोर से बोलना या दूसरों को दबाना नहीं होता। ताकत का मतलब होता है अपने आप को समझना, अपनी वैल्यू पहचानना और ये जानना कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। इन पहले 10 लॉज ने यही सिखाया कि दुनिया सिर्फ अच्छाई, इरादों और सच्चाई से नहीं चलती, बल्कि साइकोलॉजी, परसेप्शन और स्ट्रैटेजी से चलती है। जो इसे समझ लेता है वही अपने जीवन की कहानी का असली लेखक बन जाता है। और अगर तुमने ध्यान से महसूस किया होगा, हर चैप्टर तुम्हें एक बात बार बार सिखा रहा है, पावर सिर्फ दूसरों पर नहीं, सबसे पहले खुद पर हासिल करनी पड़ती है। अपनी इमोशंस पर, अपनी रिएक्शंस पर, अपनी बाउंड्रीज पर, अपनी प्रेजेंस पर। जो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है उसे दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकती। आज हमने पहले 10 लॉज की दुनिया देखी, जहां परसेप्शन भी पावर है, साइलेंस भी वेपन है और सही डिस्टेंस भी सुरक्षा है। अगर ये पार्ट तुम्हें वैल्यूएबल लगा, अगर तुम महसूस कर पा रहे हो कि ये बातें तुम्हारी लाइफ को रील में शार्पन कर सकती है, तो बताना मत भूलना, कौन सा लॉ तुम्हारे दिल पर सबसे ज्यादा असर कर गया। कमेंट में लिखो, मैं पर्सनल पढ़कर जवाब दूंगा। और अगर तुम ऐसी ही गहरी, सिनेमैटिक, रिसर्च बेस्ड किताबों की ताकत अपने माइंड में उतारना चाहते हो तो ऑडियो बुक 177 को सब्सक्राइब जरूर कर लो,
क्योंकि असली ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां अंडरस्टैंडिंग गहरी होती है। मिलते हैं पार्ट 2 में, जहां अगली लॉस तुम्हारी सोच को और भी तेज और भी शार्प बना देंगी। शुक्रिया फॉर वॉचिंग।